नमस्कार दोस्तों, आपके सामने में पुनः मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और वह टॉपिक है सुरक्षित शनिवार का दिसंबर का जो तीसरा सप्ताह है उसका टॉपिक है। और वह टॉपिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जल एवं भूमि संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों का संरक्षण। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौसम के अनुसार जो है सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों के बीच बताया जाता है। तो यह टॉपिक से संबंधित हर छोटी पहलुओं को हमने टच किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात है कि जल संरक्षण। तो जल संरक्षण से पहले मैं इस जो संरक्षण वर्ड है इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। संरक्षण का मतलब रक्षण, रक्षण अर्थात रक्षा। तो जिस चीज़ की को रक्षा की जरूरत पड़ती है उसी चीज़ के लिए हम लोग संरक्षण का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जल के संरक्षण की। तो आखिर जल के संरक्षण की ज़रूरत क्या है? तो इस ज़रूरत को यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है क्यों। आखिर जल के संरक्षण की आवश्यकता क्यों? तो इसी क्यों का सवाल हमने यहाँ पर लिया है कि इस पृथ्वी पर 97% जो है सो जल है, फिर भी इसकी संरक्षण की क्या आवश्यकता है? तो आप देख सकते हैं कि 97% जल इस पृथ्वी पर है, लेकिन मात्र 3% जल ही है जो पीने योग्य है, अर्थात मीठे पानी का जल है। बाकी जो है ये 97 वो खारे पानी का जल है जो समुद्र महासागर में पाया जाता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस 2.5% यानी कि 3% में से भी 2.4% जो है वह ग्लेशियरों और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पे पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 2.6% नदियों में, झीलों में और तालाबों में पाया जाता है, जो कि हमारे पीने लायक नहीं होता है। तो पीने लायक जो पानी होता है वह मात्र 0.003% होता है, जो कि भूमिगत जल के रूप में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 97% जल है, लेकिन उस 97% जल में से मात्र 0.003% पानी ही पीने योग्य है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसीलिए इसको संरक्षण की ज़रूरत है। अब जल प्रदूषण एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात किया सकता है, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जल संरक्षण की। तो इसका उपाय क्या है, इसका बचाव कैसे हो सकता है, आखिर भूमिगत जल को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए जो है सो हम स्वच्छता का निर्माण के द्वारा, जैसे कि हम अपने घरेलू घर में जो यूज़ करते हैं पानी को, उस पानी को जो वेस्टेज नदी नाला में चला जाता है, तो उसको यदि स्वच्छता, घर के पानी को स्वच्छता के द्वारा जो है सो उसको अंडरग्राउंड लेवल में हम रख सकते हैं। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश के मौसम में बारिश होता है तो वह पानी भी जो है सो नाली के द्वारा जो है सो नदी में चला जाता है और नदी से जो है सो फिर समुद्र में चला जाता है। इस तरह से जो बहुत ही कह सकते हैं कि जो कॉस्टली वाटर है वह पानी जो है सो चला जाता है समुद्र में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सो छत पर जो पानी जो बरसात के मौसम में आता है उसको जो है सो टैंक के में रख करके उसको जो है सो हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे वह पानी रिसते हुए अंडरग्राउंड वाटर में जाकर करके वह पानी जो है सो हम लोग उपयोग में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जौहर विधि। जौहर विधि जो है सो कुछ राज्यों में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हो गया, इन सारे में इसको जौहर विधि का मतलब हो गया कि जहाँ पर ज़मीन, खाली ज़मीन होता है उसको मतलब तालाब वगैरह, छोटा छोटा तालाब बना करके बरसात के पानी को संरक्षित किया जाता है। और इससे जो है सो खेती के लिए, खेत को सिंचाई करने के लिए, पशु वगैरह के पानी के लिए या अन्य बहुत सारे उपयोग जो है सो उस पानी से किया जाता है। तो कहने का मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो कि बहुत कम मात्रा में है, 0.003% है, और इसी पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए भी करते हैं। बहुत हद तक ऐसे नहर से भी होता है, लेकिन बहुत हद तक उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी होता है। तो इसका पानी का जो लेवल है वह अंडरग्राउंड वाटर का लेवल और धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि अंडरग्राउंड वाटर कहता है 0% हो गया है। जैसे कि तमिलनाडु वगैरह में कुछ साल पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। यदि तो अंडरग्राउंड वाटर यदि 2500 फीट तक भी नहीं है तब कहा जाता है कि अंडरग्राउंड वाटर 0 हो जाता है और यह बहुत ही भयावह स्थिति होती है, जो कि तमिलनाडु का कुछ समय पहले हुआ था।
तो इस पर रिसर्च किया गया कि पूरे शहर को, पूरे जगह को पूरे कंक्रीट से पूरा ढाल दिया गया, जिससे क्या होता है कि पानी, बरसात का पानी अंडरग्राउंड जा नहीं पाता था। इसलिए जो है सो बहुत जगह जो है सो सड़कों को तोड़ा गया, बहुत सारे तालाब वगैरह की व्यवस्था की गई ताकि जो है सो अंडरग्राउंड वाटर ठीक ठाक रह सके। तो ये हो गया जल संरक्षण। जल संरक्षण क्यों जरूरी है, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, इस पर हमने देखा। फिर आते हैं भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण भी क्यों जरूरी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है और भूमि में क्या है कि 51% भाग ही कृषि योग्य भूमि है और 24% भाग बंजर है। बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 51% भाग कृषि योग्य है और 24% भाग जो है सो बंजर है। तो आप समझ सकते हैं ये 24% भाग बहुत बड़ा पार्ट है और यह जो कृषि योग्य भूमि है गलत तरीके के कारण जो है सो इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी संख्या घटती जा रही है। फिर 21% पे वन है, जो कि वन की संख्या भी कुछ बढ़नी चाहिए, और 4% पर चारागाह है। सबसे भयावह स्थिति ये बंजर जो हमारा भूमि हो रहा है, इस पर चिंता करने की बात है कि कैसे हमारी भूमि बंजर हो रहे हैं। इसका उपाय यदि हम लोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो भूमि बंजर हो जाएगी और फिर कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि जो जिस पर हम लोग करते हैं वह भी सही ढंग से जो है सो काम नहीं कर पाएगी, तो फिर स्थिति बहुत खराब हो सकती है। फिर यहाँ पर इसको बचाव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वृक्षारोपण के द्वारा क्या होगा कि जो कृषि योग्य भूमि है जो बंजर हो चुकी है, धीरे धीरे क्या होता है कि फिर वह जो है सो इलाका हरा भरा हो जाएगा और फिर नए नए पौधे उस पर उगेंगे और उस तरह से जो भूमि है वह भी काम लायक हो सकती है। फिर यहाँ पर लिखा है बांध बना करके, क्योंकि होता क्या है कि नदी में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने से जो अगल बगल की जो मिट्टियाँ हैं वो कट जाती है और कट करके जो है सो समुद्र में चली जाती है नदी के माध्यम से। तो वह ज़मीन जो उपजाऊ होती है, चूँकि ऊपर का ही जो लेयर होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है और वो बाढ़ के पानी से यदि वह बह के चला जाता है तो नीचे का पानी तो फिर नीचे की मिट्टी तो फिर बंजर रह जाती है। इसीलिए बांध यदि हम बनाते हैं तो बाढ़ नहीं आती है और बाढ़ नहीं आती है तो मिट्टी उपजाऊ होती है। फिर मैंने लिखा है कि जैविक खाद का प्रयोग करके, चूँकि यहाँ पर मैंने लिखा है रासायनिक खाद पर प्रतिबंध। रासायनिक खाद अंधाधुंध अधिक से अधिक उपज के लिए लोग जो है सो किसान डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि कुछ साल तक तो फसल अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे जो ज़मीन है वो अपनी शक्ति को खो देता है और वह बंजर होने की स्थिति में चला जाता है, जो कि काफ़ी भयावह बात है। इसलिए रासायनिक खाद पर प्रतिबंध और जैविक खाद का प्रयोग पर विशेष बल देना चाहिए। तो इस तरह से जो है सो भूमि संरक्षण क्यों जरूरी है, आपने देखा, चूंकि 24% भाग बंजर है, जो कि बहुत चिंता की बात है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है वायु प्रदूषण, जो आज का टॉपिक है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण का कारण है बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए उद्योग धंधे, वनों की अंधाधुंध कटाई, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, गैस रिसाव, जंगल में आग। इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है और इन वायु प्रदूषण से कितनी भयावह स्थिति हो सकती है, थोड़ी बहुत की चर्चा मैंने यहाँ किया है कि इसकी वजह से क्या प्रभाव होते हैं। अम्ल वर्षा से जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल जो कि हमारे देश का जो है सो शान है, वह जो है सो अम्ल वर्षा के कारण जो है सो क्षतिग्रस्त हो रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जो अम्ल वर्षा के कारण जो है सो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पारा के कारण, वायुमंडल में पारा के ऊपर अधिकता के कारण जो है सो पेट संबंधित बीमारियां होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त संचार की बीमारियां हो सकती हैं। सीसा की अधिकता से जो है सो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं। तो ये सब सारे प्रभाव हैं और भी बहुत सारे भयावह प्रभाव हैं। वायु प्रदूषण के बहुत सी सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका उपाय क्या है, तो उपाय यही है कि वैकल्पिक ईंधन का उपयोग और वृक्ष लगाना। जितना अधिक वृक्ष लगाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करेगा, जो प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है, और ऑक्सीजन हमें मिलेगी। साथ में वैकल्पिक ईंधन का भी प्रयोग करेंगे, जैसे कि आजकल जो है सो सौर ऊर्जा का प्रचलन चल रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करेंगे, पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है सो वैकल्पिक ऊर्जा का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इससे जो है सो क्या होगा कि धुआं नहीं निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड वातावरण में नहीं फैलेगी और इस तरह से जो है सो हमारा वायु प्रदूषण होने से बच जाएगा। फिर अगला पॉइंट है
पेड़ पौधे का संरक्षण, पेड़ पौधा कितना जरूरी है हम सभी जान रहे हैं, चूँकि जो भी टॉपिक है सब टॉपिक में जो है सो किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे का बहुत महत्व है। चूँकि यदि यहाँ पर हमने लिखा है जल संरक्षण भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा इम्पोर्टेंट है, यदि भूमि संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें भी पेड़ पौधा इंपॉर्टेंट है, और वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वह तो इम्पोर्टेंट है ही प्रत्यक्ष रूप से। तो आखिर पौधों का संरक्षण जरूरी क्यों है? तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तापमान कम करता है, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति से क्या भयावह स्थिति है, एक अलग टॉपिक है कि वातावरण में जो है सो तापमान कम करता है, O2 उत्सर्जन करता है जिससे कि वायु प्रदूषण वगैरह नहीं होता है। ओजोन की क्षति के कारण जो हमारे देश, हमारी दुनिया, पूरे विश्व परेशान है, उसको कम किया जा सकता है। आखिर पौधों का संरक्षण करेंगे कैसे, उपाय क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, पौधे की देखभाल करना, पेड़ पौधे के महत्व को बढ़ाना और लोगों को जागरूक करना इसके महत्व के बारे में उसको बता करके, और बीजों को, बहुत सारे बीज क्या हो गए हैं कि विलुप्त प्राय हो गए हैं, तो बीजों को संरक्षित करना और अधिक से अधिक जगहों पर उस पौधों को, उस बीज को लगाना ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे और डाइवर्सिटी पेड़ पौधे के मामले में भी रहे। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट ये 4 टॉपिक था आज का सुरक्षित शनिवार का, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण, वायु प्रदूषण और पेड़ पौधों का संरक्षण। तो ये 4 टॉपिक को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।